नमस्कार दोस्तों, मैं पवन और आज अपने टॉपिक करेंगे मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। अरावली पर्वतमाला। देखो भी इससे पहले अपने टॉपिक कर लिया था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अरावली पर्वतमाला या मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखो भी थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं अपने राजस्थान का और उसमें देखते हैं अरावली की स्थिति कैसी है। ये हो जाएगा अपने राजस्थान का डायग्राम। देखो भी अरावली की स्थिति ये है अपने राजस्थान में, ये लो, यानी अपना टॉपिक है अरावली, अरावली पर्वतमाला। देखो भी अरावली को तीन भागों में बांटा था अपने इस तरह। ये तो हो जाएगा अपना दक्षिणी अरावली प्रदेश, ये हो जाएगा मध्य अरावली प्रदेश और ये हो जाएगा अपना उत्तरी अरावली प्रदेश। ठीक है, तो यानी अरावली को अपने तीन भागों में डिवाइड किया था और तीनों भागों के बारे में चर्चा कर लेंगे। अब देखो अरावली के बारे में बात करें तो अरावली है वो कैसी पर्वतमाला है? तो अरावली है वो प्री कैम्ब्रियन युग की है। युग पूछ ले तो प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वतमाला है। जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो तो अपने कैम्ब्रियन युग की पर्वतमाला है और जो अरावली है वो क्या है? प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रेणी है। और ये किस प्रकार की? वलित प्रकार की पर्वत श्रेणी है। वलित प्रकार की, यानी इसमें क्या पाए जाते हैं? वल्य पाए जाते हैं। तो यानी एक नंबर तो प्री कैम्ब्रियन युग की, दूसरी वलित प्रकार की, तीसरी ये अवशिष्ट प्रकार की पर्वत श्रेणी है। अवशिष्ट प्रकार की, अवशिष्ट प्रकार की पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यानी हिमालय वो वर्तमान में भी अपना नवीन रूप में है, लेकिन जो अरावली पर्वतमाला है वो क्या है? वो मूल रूप से नहीं बची। अब क्या उसके अवशेष बचे। कहती हैं जब ये प्री कैम्ब्रियन युग में इसका उद्भव हुआ था तब ये हिमालय से भी क्या होती? ऊंची थी, लेकिन अपर्दन के कारण क्या है? अब इसकी जो स्थिति बन गई वो क्या बन गई? एक अवशिष्ट प्रकार की स्थिति बन गई है। ठीक है, तो यानी एक तो प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है, वलित प्रकार की है और अवशिष्ट प्रकार की पर्वतमाला है। ठीक है, उसके बाद में बात करें अरावली के उद्गम की, तो देखो भी अरावली का उद्गम कहां से होता है? उद्गम, उद्गम अरावली का जो उद्गम होता है वो होता है मिनिकोय द्वीप से। मिनिकोय द्वीप से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। जैसे थोड़ा सा अपने इंडिया का मैप बना लेते हैं छोटा सा, उसमें मैं दर्शा देता हूं आपको। यानी यहां पर पड़ता है अपने मिनिकोय द्वीप, मिनिकोय द्वीप। मिनिकोय द्वीप से होता है अरावली का उद्गम। ठीक है, और यहां से निकलती है, यहां से फिर ये गुजरात का जो पालनपुर है, पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से क्या ये भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद में यहां से चलती है गुजरात से राजस्थान होते हुए ये दिल्ली के पालम तक फैली हुई है। पालम तक, यानी इसका जो अंतिम छोर है दिल्ली का पालम, या इसको अपने बोलते हैं रायसीना का पठार। रायसीना का पठार, यानी जो अरावली है अपने अरावली पर्वतमाला, इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? मिनिकोय द्वीप से होता है। उसके बाद में स्थलीय भाग में प्रवेश करती है पालनपुर गुजरात से और इसका अंतिम छोर हो जाएगा रायसीना का पठार जो पालम है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो मिनिकोय द्वीप को बोलते हैं अरावली की नानी, अरावली की नानी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। मिनिकोय द्वीप को क्या बोला जाता है? अरावली की नानी। और मिनिकोय द्वीप पड़ता है अपने अरब सागर में, अरब सागर में, और अरब सागर को बोलते हैं अरावली का पिता, अरावली का पिता। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यानी अरावली की जो नानी हो जाएगी वो तो कौन सी हो जाएगी? मिनिकोय द्वीप, और अरावली का जो पिता हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अपने अरब सागर। फिर देखो भी इसकी लंबाई की बात करें तो यानी ये गुजरात के पालनपुर से लेकर पालम दिल्ली तक इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर, 692
92 किलोमीटर। यानी अरावली की टोटल लंबाई की बात करें तो अरावली की जो टोटल लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 692 किलोमीटर, पालनपुर गुजरात से लेके रायसीना के पठार दिल्ली तक। उसके बाद में जो ये राजस्थान में प्रवेश करती है, ये करती है सिरोही से राजस्थान में प्रवेश करती है। और यहाँ पर गुजरात का जो क्षेत्र पड़ता है वो होता है खेड़ब्रम के नज़दीक सिरोही से कहाँ से प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है, खेतड़ी झुंझुनू तक इसका क्या है, राजस्थान में विस्तार है। और राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो हो जाएगी 550 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी राजस्थान में प्रवेश करती है वो खेड़ब्रम, गुजरात का अंतिम छोर, और राजस्थान का प्रवेश करता है वो जिला कौन सा हो जाएगी, सिरोही। यानी सिरोही से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में क्या ये फैली हुई है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 550 किलोमीटर। और टोटल लंबाई है वो कितनी है, 692 किलोमीटर। यानी लगभग 80% अरावली है वो कहाँ पर फैली हुई है, राजस्थान में फैली हुई है 80%। यानी अरावली का 80% विस्तार है वो कहाँ पर पड़ता है, अपने राजस्थान में पड़ता है। फिर देखो भी अरावली का कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अरावली की दिशा कौन सी है, दिशा, यानी इसका भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया आरपीसी में, तो बहुत बार पूछा गया कि अरावली की दिशा कौन सी है। तो ध्यान रखना भी ये दिशा कौन सी है, दक्षिण, ये दिशा कौन सी है, पश्चिम, यह दिशा कौन सी है, उत्तर, और ये दिशा कौन सी है, पूर्व। तो यानी जो अरावली का उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, मिनिकोय द्वीप से। तो यानी इधर से हो रहा है दक्षिण पश्चिम से, तो अरावली की दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से। और किधर जा रही है, उत्तर पूर्व की ओर, तो उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व। यानी जो अरावली की दिशा वो क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। आप ये मत कर देना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ये गलत हो जाएगा आपके, क्योंकि इसका उद्गम कहां से हो रहा है, मिनिकोय द्वीप से हो रहा है। यानी मिनिकोय द्वीप अरब सागर से, यानी यहां से हो रहा है, ये यहां से क्या है, उधर की ओर जा रही है। तो यानी दक्षिण पश्चिम से किधर जा रही है, ये उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। तो इसकी जो दिशा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी हो जाएगी अपने दिशा। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि अरावली है वो किसका हिस्सा है या किसका अवशेष है। तो देखो अरावली है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का क्या हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये अपने चर्चा की थी जब अपने राजस्थान का भौतिक विभाजन कर रहे थे, उससे पहले अपने एक सिद्धांत पढ़ा था वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो अपना थार का मरुस्थल या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो तो किसका हिस्सा है, तैतीय सागर का अवशेष है। और अपने जो अरावली हो गई और अपने इधर हाड़ौती का पठार हो गया, ये किसके हिस्से है, ये गोंडवाना लैंड के हिस्से है। और जो पूर्व का मैदान पड़ा था वो किसका भाग है, गंगा और यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक है, तो ये गंगा और यमुना नदी का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर अपने बात करें अरावली की, तो अरावली किसका हिस्सा हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर काली भूरी मिट्टी पाई जाती है, काली और भूरी मिट्टी। यानी अरावली में आपसे मिट्टी पूछ ले तो मिट्टी कौन सी हो जाएगी, काली और भूरी मिट्टी। उसके बाद में देखो भी थोड़ा सा और बात करें, यहाँ से एक रेखा गुजरती थी जिसका नाम था 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा, जो किसको अलग करती है शेष राजस्थान से, पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश को। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 50 से लेकर 90 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यानी औसतन जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, 50 से 90 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। फिर देखो भी इसकी जो आकृति है वो आकृति आपको किस प्रकार लग रही है, यानी जैसे ऐसा लग रहा ऊंट की गर्दन है। तो यानी इसको ऊंट की गर्दन किसने कहा था, तो कर्नल टोड ने कहा था। भी कर्नल टोड ने इसे ऊंट की गर्दन के समान बताया था, ऊंट की गर्दन के समान। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि कर्नल टोड ने अरावली को क्या कहा था। तो कर्नल टोड ने अरावली को क्या कहा था, ऊंट की गर्दन के समान कहा था। और वर्तमान में ये कहलाता है योजना प्रदेश। अरावली वर्तमान में क्या कहलाता है, योजना प्रदेश कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, अपने योजना प्रदेश।
और इसे भविष्य का वरदान भी कहा जाता है, भविष्य का वरदान। देखो भी भविष्य का वरदान क्यों कहा जाता है अरावली को, यानी योजना प्रदेश की बात करिए, भविष्य के वरदान की बात करें तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरावली में क्या बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। यानी जो मुख्य मुख्य खनिज है, राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो उनमें जो मुख्य मुख्य खनिज है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, अरावली में पाए जाती है। अभी तक उनका दोहन नहीं हुआ है, तो यानी भविष्य में उनका दोहन होगा तो वो क्या अति महत्वपूर्ण हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा, साबित होगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भविष्य का वरदान भी बोलते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना, अरावली को राजस्थान में श्राप भी बोला जाता है, शाप, साप या अपने बोलते हैं श्राप बोलते हैं। तो यानी श्राप क्यों कहते हैं अरावली को, देखो अरावली को श्राप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे अपने मानसून आता है, ठीक है, मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून, उसकी एक शाखा होती है अरब सागर की शाखा, वो तो क्या इसके समांतर निकल जाती है, जिसके कारण क्या राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। दूसरी फिर अपने बंगाल के खाड़ी की शाखा आती है, उसके कारण देखो वो इधर क्या इधर से टकराती है, झालावाड़ से प्रवेश करती है यहाँ से और इस क्षेत्र से टकराएगी। तो यानी इस क्षेत्र में तो क्या बाढ़ की स्थिति बन जाएगी, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। लेकिन इसके बैक साइड में यानी जो थार का मरुस्थल बच गया है वहां पर क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, यानी वहां पर वर्षा नाम मात्र की होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपने श्राप बोलते हैं, ठीक है। बाकी योजना प्रदेश हो जाएगा, भविष्य का वरदान हो जाएगा, और कर्नल टोड ने इसको क्या कहा था, ऊंट की गर्दन के समान कहा था। फिर देखो भी अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है अपने यहाँ पर उदयपुर में, उदयपुर में। यानी अरावली का सर्वाधिक विस्तार की बात करें, सर्वाधिक विस्तार, तो इसका जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है उदयपुर में। और न्यूनतम की बात करें तो इसका न्यूनतम विस्तार पाया जाता है अजमेर में, अजमेर में, ठीक है। तो यानी ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो तो कहां पर पाया जाता है, उदयपुर में, और न्यूनतम विस्तार पाया जाता है वो कहां पर पाया जाता है, अपने अजमेर में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर और याद रखना चाहो तो इसे राजस्थान के महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं, राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा, राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा भी इसको कहा जाता है। वो कारण आपके सामने है, क्योंकि एक साइड में सूखा पड़ रहा है और एक साइड में बाढ़ की स्थिति बन रही है, और एक शाखा समांतर होने के कारण वर्षा भी नहीं कर रही। तो यानी अरावली को क्या कहा जाता है, राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा। राजस्थान की नाम बोलकर भारत की भी बोल सकते हैं, यानी भारत की जल विभाजक रेखा भी किसे माना जाता है, अपने अरावली को माना जाता है। तो यानी मुख्य मुख्य फैक्ट की बात करें, जैसे इसका जो उद्गम है प्री कैम्ब्रियन युग वलित प्रकार की है, अवशिष्ट प्रकार की है, उद्गम मिनिकोय द्वीप से, मिनिकोय द्वीप को अरावली की नानी बोलते हैं, अरब सागर को अरावली का पिता बोलते हैं, ठीक है। तो यानी ये मुख्य मुख्य जो बातें हैं। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा चीजें उनके बारे में अपने क्या है चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटो देता हूं। उसके बाद में देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, इसका भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और सबसे ज्यादा तो कंफ्यूजन रहा है उसकी ऊंचाई में कि उसकी ऊंचाई कितनी है। तो देखो भी अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर, गुरु शिखर। चलो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत, गुरु शिखर के बारे में। गुरु शिखर, गुरु शिखर का एक तो क्वेश्चन आता है संतों का शिखर, संतों का शिखर, यानी संतों का शिखर किसे कहा जाता है, तो संतों का शिखर किसे कहा जाता है, गुरु शिखर को कहा जाता है। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था, तो गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। टोड के बारे में तो आप जानते हो, घोड़े वाला बाबा नाम से प्रसिद्ध रहा है कर्नल जेम्स टोड। यानी गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और गुरु शिखर वो कहां पर स्थित है, सिरोही में स्थित है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है भी आपको। गुरु शिखर वो कहां पर स्थित है, सिरोही में स्थित है। उसके बाद में पूछ ले कि गुरु शिखर वो कौन से पठार पे स्थित है, तो ये हो जाएगी उड़िया के पठार पर, उड़िया के पठार पर, उड़िया के पठार पर। यानी जो गुरु शिखर है वो कौन से पठार पर स्थित है, उड़िया के पठार पर स्थित है। अब देखो भी इसका जो क्वेश्चन सबसे कंफ्यूज वाला आता है
ऊंचाई यानी गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो देखो भी 3 ऊंचाई आती है, 1722, 1727, 5650, यानी 1722 और 1727 ये तो क्या है, मीटर है, और ये हो जाएगी अपने फिट। देखो भी अगर ऑप्शन किस प्रकार के आते हैं वो देखो, जैसे आपके सामने ऑप्शन है, एक ऑप्शन 5650 फीट, बी ऑप्शन 1722 मीटर, सी ऑप्शन 1727 मीटर, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखो भी अगर आपके यूं क्वेश्चन आ जाए कि गुरु शिखर की ऊंचाई है 5650 फीट है, या 1722 मीटर है, या 1727 मीटर है, या इनमें से कोई नहीं, तो अब देखो एक किताबों में क्या लगभग ये तीनों की तीनों ऊंचाइयां मिलती है, और वास्तव में तीनों की तीनों सही है, लेकिन पैटर्न इनका अलग रहेगा। अगर हूबहू के ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका जो वैलिड आंसर रहेगा वो 1 नंबर जो प्राथमिकता दी जाएगी वो दी जाएगी 5650 फीट को, यानी जो पहला ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, आपकी पहली चॉइस 5650 फीट। अगर 5650 फीट ऑप्शन में नहीं है तब आपका माना जाएगा 1722 मीटर, ठीक है, यानी ये दोनों है तो 1722। अगर 1722 भी नहीं है और 5650 फीट दोनों भी नहीं है तब आपका आंसर क्या रहेगा, 1727 मीटर रहेगा, ठीक है। तो यानी इसकी जो ऊंचाई है वो फिट में वैलिड, पहली प्राथमिकता फिट में दी जाती है, बाद में मीटर में। तो यानी पहला जो ऊंचाई का आपका आंकड़ा रहेगा वो रहेगा 5650 फीट, उसके बाद में 2 नंबर 1722 मीटर, आरपीएससी ने भी क्या माना है, 1722 मीटर माना है। उसके बाद में 1727 वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दूं, जैसे अपने गुरु शिखर है, गुरु शिखर की जो हाईएस्ट ऊंचाई है, जैसे ये मान लो अपना क्या है, गुरु शिखर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या एक 5 फीट का पत्थर रखा हुआ है, पत्थर 5 फीट का, सॉरी 5 मीटर का, ठीक है, यानी इस पत्थर को दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर भी मानते हैं, दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर भी, पूजा भी होती है इनकी दत्तात्रेय ऋषि की। तो जो कुछ एक लोग है वो तो क्या इसको इस गुरु शिखर का हिस्सा मानते हैं, लेकिन पत्थर है तो अलग चीज हो गया, यानी इसका मूल इससे जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको अलग मानते हैं, इसलिए क्या आरपीएस है ना वो 1722 मानती है, वो 5 माइनस कर देती है, यानी 1727 नहीं मानती है। तो जो इसका वैलिड आंसर है वो क्या 1722 हो जाएगा, ना कि 1727। तो ये थोड़ा सा इनमें क्या है कंफ्यूजन वाला रहता है, 5650 फीट, 1722 मीटर, 1727 मीटर, तो इनमें क्या आप लोगों को क्या कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपने जिलों की, अरावली में कितने जिले पाए जाते हैं, तो वो देखो भी अरावली में कुल 13 जिले पाए जाते हैं, 13 जिले, जो अरावली पर्वतमाला उसमें कुल जिले कितने हो जाएंगे, 13 जिले हो जाएंगे। उसके बाद में अपने चट्टान की बात करें कि अरावली में चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती है, तो अरावली में क्वार्टाइज, निश, शिस्ट और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगी चट्टानें। अब देखो भी अरावली की चोटियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भी पहले तो क्या होता था, जो मुख्य मुख्य चोटियां होती थी ऊपर वाला क्रम कर लेते थे, उनकी ट्रिक भी बनाए रखते थे, अपने गुरु से जरा दिल रखा लगाकर आशा रखता रहा, तो यानी इस तरह से ट्रिक के बनाए थे। लेकिन पीछे 2018 में जब अपने पटवारी मेंस का एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या ये ट्रिकें सारी फेल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जो नीचे की 17वीं 18वीं 19वीं नंबर की चोटियां थी उनका क्रम पूछ लिया था कि इनका घटता क्रम बताओ। तो यानी अपने क्या कुछ एक जो मेन चोटियां अपने 20-25 उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, मैं उनको एक साथ एक जगह पर नोट कर देता हूं, ठीक है, आप भी उनको क्या नोट कर लेना। तो यानी एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्य मुख्य चोटियां हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, मैंने एक साथ डाल दिया, इनको थोड़ा सा पढ़ लेना। चलो एक बार मैं बोल के भी बता देता हूँ। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर कहाँ पे पड़ती है, शिरोई में, और उसकी ऊंचाई हो जाएगी 1722 मीटर। बाकी मैंने वो बता दिया था 1727 और 5650 फीट वाला, ठीक है। दूसरी चोटी आती है अपने शेर, शेर पड़ती है सिरोई में जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। देखो भी ये अरावली का क्रम है घटते हुए, अगर आपसे क्रम पूछ ले तो ये क्रम ही रहेगा आपका, यानी जो मुख्य मुख्य चोटें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है वो सारी एक साथ डाल दी है, ठीक है। तो यानी दूसरी शेर 1597 मीटर। 3 नंबर की हो जाएगी अपने दिलवाड़ा, दिलवाड़ा पड़ती है सिरोई में और इसकी जो ऊंचाई है वो 14
42 मीटर हो जाएगी। फिर आ जाएगी अपने जरगा, जरगा पड़ती है उदयपुर में और इसकी जो ऊंचाई वो 1431 मीटर। फिर आती है अपने अचलगढ़, अचलगढ़ पड़ती है सिरोही में और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1380 मीटर। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपने आबू पर्वत, आबू पर्वत पड़ता है वो भी सिरोही में और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1295 मीटर। फिर पड़ती है अपने कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ पड़ती है राजसमंद में और इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। और नेक्स्ट हो जाएगी जेलिया डूंगर, यानी जो जेलिया डूंगर चोटी है वो पड़ती है अपने उदयपुर में और इसकी ऊंचाई है 1197 मीटर। उसके बाद में हो जाएगी धोनिया या दोशिया, यानी दो नाम मिलते हैं इसके, कई बुकों में धोनिया मिल जाता है, कई बुकों में नाम मिल जाता है इसका दोशिया। ये पड़ता है सिरोही में और इसकी ऊंचाई है 1183 मीटर। फिर जयराज की पहाड़ियाँ, जयराज की पहाड़ियाँ पड़ती है सिरोही में और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1090 मीटर। फिर रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ पड़ती है सीकर में और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1055 मीटर। फिर मालखेत, ये भी सीकर में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 1053 मीटर। और फिर लोहागढ़, लोहागढ़ पड़ती है झुंझुनू में और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1051 मीटर। फिर ऋषिकेश, ऋषिकेश पड़ती है अपने सिरोही में जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 1017 मीटर। और फिर नेक्स्ट हो जाएगी अपने कमलनाथ, कमलनाथ पड़ती है उदयपुर में जिसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। फिर माकड़मगरा, माकड़मगरा पड़ती है उदयपुर में जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 989 मीटर। उसके बाद में सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ पड़ती है उदयपुर में जिसकी ऊंचाई है 938 मीटर। उसके बाद में आती है मोराइजी, मोराइजी पड़ती है अजमेर में जिसकी ऊंचाई है 933.75 मीटर। फिर आ जाएगी अपने जयपुर की खो और खो की ऊंचाई हो जाएगी 920 मीटर। फिर जयपुर की आती है सांबर जिसकी ऊंचाई है 900 मीटर। फिर अजमेर की हो जाएगी तारागढ़ जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। उसके बाद में डोरा पर्वत जालोर में पड़ता है जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 869 किलोमीटर। फिर इसराना भाकर, इसराना भाकर पड़ता है अपने जालोर में और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 839 मीटर। उसके बाद में हो जाएगी बेराट, बेराट का थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये जयपुर और अलवर दोनों की सीमा पर स्थित है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 792 मीटर। उसके बाद में हो जाएगी भेराच, भेराच पड़ती है अलवर में जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर। और उसके बाद में हो जाएगी बावाड़, बावाड़ जयपुर में पड़ती है जिसकी ऊंचाई है 786 मीटर। बावाड़ के बाद में हो जाएगी बाबाई, बाबाई पड़ती है जयपुर में जिसकी ऊंचाई है 780 मीटर। ठीक है, उसके बाद में पड़ती है अपने बिलाली, बिलाली हो जाएगी अलवर में जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 775 मीटर। उसके बाद में हो जाएगी रोजा भाकर, रोजा भाकर पड़ती है जालोर में जिसकी ऊंचाई है 730 मीटर। नेक्स्ट हो जाएगी भानगढ़, भानगढ़ पड़ती है अपने अलवर में जिसकी ऊंचाई है 649 मीटर। उसके बाद में जयगढ़ तर, ये पड़ती है जयपुर में जिसकी ऊंचाई है 648 मीटर। फिर हो जाएगी जालोर की झारोल, झारोल की ऊंचाई हो जाएगी 588 मीटर। और लास्ट हो जाएगी अपने जयपुर की नाहरगढ़ जिसकी ऊंचाई है 550 मीटर। तो यानी ये चोटियों का क्या हो जाएगा, घटता हुआ क्रम हो जाएगा, यानी यही क्रम है और इन्हीं के लगभग क्वेश्चन उठते हैं। उसके बाद में कुछ एक विशेष तथ्य वो देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछ ले उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ कहाँ पे पड़ती है, सीकर में, और जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 1055 मीटर। उसके बाद में पूछ ले मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मोराइजी टाटगढ़, ये पड़ती है अजमेर में जिसकी ऊंचाई है 933 मीटर। ठीक है, उसके बाद में दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 1722 मीटर। हाँ, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, केंद्रीय मुख्य भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केंद्रीय मुख्य भाग की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, अजमेर में पड़ती है 870 मीटर। तो यानी इनमें कंफ्यूज मत होना, मध्य अरावली, यानी मध्य अरावली, अरावली को 3 भागों में डिवाइड किया, तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मोराइजी टाटगढ़। लेकिन केंद्रीय यानी 550 मीटर का जो सेंटर है, उस सेंटर की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी, तारागढ़, अजमेर। ठीक है, उसके बाद में देखो भी अरावली में कुछ एक दर्रे हैं, कुछ एक पहाड़ियां हैं जिन पर कौन कौन से दुर्ग स्थित है। ठीक है, यानी कौन सा पर्वत कहाँ पे स्थित है, उनकी चर्चा वो अपने क्या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, उसके साथ ही अपने क्या हाड़ौती के पठार वाला टॉपिक भी साथ में कर लेंगे। आज अपने क्या ये इतना ही। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।